Assalamu alaikum. In this video we will be talking about एंडोथर्मिक रिएक्शन के एंडोथर्मिक रिएक्शन की हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है ना, ये इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते कंपेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है इस सेंस पे मैं कह रहा हूँ कि नेचुरली अकरिंग जो रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली अकर हो रहे हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस में जो कॉमन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं चाहिए होती, तो वो जितनी एटमॉस्फेयर में एनर्जी मिलती है तो उस वजह से हो भी जाते हैं। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस को तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो वो खुद से एज सच होते नहीं हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। और हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ना, वो है थर्मल डीकम्पोजिशन की। थर्मल डीकम्पोजिशन बेसिकली क्या है, ये दो वर्ड्स जो हैं इसके उसी से हमें पता चलता है। थर्मल डीकम्पोजिशन में थर्मल का मतलब होता है जहाँ आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ का ब्रेक डाउन होना है। तो यानी कि अगर मैं कोई केमिकल कंपाउंड को इतनी हीट एनर्जी दूं कि वो ब्रेक हो जाए, इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो यही बात पहले यहाँ लिखी हुई है, दीज आर लेस कॉमन रिएक्शंस कंपेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। द मोस्ट कॉमन वन इज द थर्मल डीकम्पोजिशन इन विच लार्ज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स हीट एंड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ थर्मल डीकम्पोजिशन की हम जब बात कर रहे हैं तो तीन तरह के कंपाउंड्स हैं जिनकी थर्मल डीकम्पोजिशन हमें याद रखनी है, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो ये ऐसे रिएक्शन हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको याद रखने होते हैं। जैसे कि कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या हमारे पास जिंक कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो हीट की वजह से डीकम्पोज होगा, उसकी थर्मल डीकम्पोजिशन होगी और हमेशा दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट की वजह से दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक होता है मेटल का ऑक्साइड, जो भी मेटल का कार्बोनेट था उसका ऑक्साइड बन जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे एग्जांपल दी हुई है मैंने, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम थर्मली डीकम्पोज कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है जो कि मेटल ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक इसी तरह हमारे पास नाइट्रेट है, कोई भी मेटल नाइट्रेट हो, लेड नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, उसको जब आप हीट करोगे तो वो थर्मली डीकम्पोज होकर तीन प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक बनेगा मेटल का ऑक्साइड, जो भी मेटल का नाइट्रेट था उसका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। यहाँ भी आप देख सकते हो लेड टू नाइट्रेट की हमने थर्मल डीकम्पोजिशन की है तो लेड टू ऑक्साइड बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है और ऑक्सीजन गैस बनी है। तो कार्बोनेट से आपको याद रखना है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रेट से आपको याद रखना है दैट देर विल बी टू प्रोडक्ट्स डेफिनेटली देयर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बाकी जो भी मेटल का वो कंपाउंड है उस मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। तीसरा हमारे पास है हाइड्रोक्साइड, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड है अगर आप उसकी थर्मल डीकम्पोजिशन करते हो तो उसमें दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें से एक डेफिनेटली बनेगा जो कि है वाटर, वाटर नहीं बेसिकली स्टीम है, गैस के फॉर्म में H2O है, और जो आपने मेटल का हाइड्रोक्साइड जिसकी आपने कंबस्शन की उसका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने कॉपर टू हाइड्रोक्साइड की थर्मल डीकम्पोजिशन की है तो कॉपर टू ऑक्साइड बना है, और वाटर वेपर्स यानी कि H2O कह लो कि गैस के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा जो अदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं कॉमन, उसके अंदर हमारे पास कैसी कैसी चीज़ें आ जाती हैं, डिजॉल्विंग ऑफ सर्टेन आयनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को डिजॉल्व कर रहे हो तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम नाइट्रेट को अगर पानी में डिजॉल्व कर रहे हो तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब आप इनको डिजॉल्व कर रहे हो तो बेसिकली ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि ये आयंस में ब्रेक डाउन हो सकें। तो आयनिक कंपाउंड जो पानी में जाके डिजॉल्व हो रहा होता है उसके आयंस ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, तो नॉर्मली ये प्रोसेस में हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कुछ आयनिक कंपाउंड्स के डिजॉल्व होने में एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सबसे कॉमन एग्जांपल याद रखनी है, दैट्स थर्मल डीकम्पोजिशन। उसमें भी कार्बोनेट की थर्मल डीकम्पोजिशन जिसमें मेटल ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी।
नाइट्रेट की थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, और हाइड्रोक्साइड की थर्मल डिकम्पोजिशन जिसके अंदर मेटल ऑक्साइड बनेगा और स्टीम बनेगा H2O। तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से हमें जो इसकी एग्जाम्पल है कॉमन, उसमें यही बात याद रखनी है। तो इसी के पास ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर से बात स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।